गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि शानदार होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर आज आपका वंस अगेन स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट में। बेटा, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने वेक्टर के बारे में, वाहक के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन कुछ विशेष प्रकार के वाहक के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि एक वेक्टर या एक वाहक के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट गुण होते हैं, और अपन ने डिस्कस किया था कि एक वाहक के अंदर 3 महत्वपूर्ण गुण होने बहुत ही जरूरी है। पहला गुण अपन ने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अपन ने पहला गुण जो पढ़ा था वह पढ़ा था बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बात की थी अपन ने कहा था कि एक वाक्य के अंदर हमेशा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरई क्या है बेटा? ओरई डीएनए में उपस्थित वह अनुक्रम है जहां से प्रतिलिपिकरण की शुरुआत होती है। अगर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्रतिलिपिकरण अनुक्रम या ओरई के साथ जुड़ जाता है तो 101% वह भी ओरई के साथ साथ रेप्लिकेट करेगा। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से अपन ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके लिए जो अपन ने यूज लिया था वो लिया था अपन ने सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, चयनात्मक चिन्हक। क्या यूज लिए थे बेटा? चयनात्मक चिन्हक के बारे में अपन ने बात की थी। और तीसरा अपन ने पढ़ा था क्लोनिंग साइट। तीसरा क्या पढ़ा था बेटा? क्लोनिंग साइट के बारे में अपन ने बात की थी। आज बेटा अपन लोग पढ़ते हैं एक, अपन ने कहा था कि वाहक के रूप के अंदर सामान्यतया 2 चीज काम में आती है। या तो अपन काम में लेते हैं प्लाज्मिड, या अपन काम में लेते हैं बेटा बैक्टीरियोफेज। या क्या काम में लेते हैं बेटा? बैक्टीरियोफेज। तो आज अपन प्लाज्मिड के बारे में बात करते हैं। बेटा देखो, प्लाज्मिड के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले अगर अपन बात करें, एक वाहक है, प्लाज्मिड वाहक है। उस प्लाज्मिड वाहक के अंदर मॉडिफिकेशन करके, उस प्लाज्मिड वाहक के अंदर रूपांतरण करके 2 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था बेटा बॉलिवर। एक का नाम क्या था बेटा? बॉलिवर। एक का नाम था एक का नाम था बॉलिवर। ये नाटक कर रहा है। एक मिनट। एक का नाम था बेटा बॉलिवर और दूसरे का नाम था रॉड्रीग्यूज। हालांकि एनसीईआरटी ने ये साइंटिस्ट के नाम नहीं दिए, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए समझा देता हूं। 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बॉलिवर और एक का नाम था रॉड्रिग्यूज। इन्होंने प्लाज्मिड वाहक के अंदर रूपांतरण करके इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने प्लाज्मिड के अंदर रूपांतरण करके, मॉडिफिकेशन करके एक वाहक बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा PBr 322। क्या नाम रखा बेटा? PBr 322 नाम रखा। ठीक है, तो ये रहा PBr 322 के बारे में अपन लोग बात करेंगे बेटा। PBr 322 क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में अच्छी तरीके से अपन लोग डिस्कस करेंगे बेटा। इसमें P का मतलब क्या है? P का मतलब है प्लाज्मिड, B का मतलब है बॉलिवर एंड R का मतलब है रॉड्रिग्यूज। और 322 उन्होंने नंबर दिया था बेटा। आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम बेटा PBr 322 का है। ये है क्या? पहली बात तो क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड प्लाज्मिड वेक्टर। पहला इसके बाद इसके बारे में बात क्या करेंगे अपन? इट इज अ मॉडिफाइड, ये आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। क्या है बेटा? ध्यान से देखना। यह एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड वेक्टर है, रूपांतरित प्लाज्मिड वाहक है। क्या है बेटा? यह रूपांतरित प्लाज्मिड
वाहक है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यह डायग्राम जो है वह पीबीआर 322 का है। अब देखो बेटा, इसके अंदर अगर अपन बात करें कि टोटल जो कितनी इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट है, क्या क्या इंपोर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखना बेटा। मैं बाकी सब चीजें रफ कर लेता हूं एक बार, और केवल इस डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग देखने की कोशिश करें, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से अपन को करना है बेटा। आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो अपन ने कहा था कि एक वाक्य के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए में उपस्थित वह अनुक्रम है जहां से डीएनए प्रतिलिपिकरण की क्या होती है बेटा, शुरुआत होती है। जहां से क्या होती है, डीएनए प्रतिलिपिकरण की शुरुआत होती है। तो आप लोग ध्यान से अगर यहां पर देखो तो एक ये अनुक्रम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, एक ये अनुक्रम आपको दिखाई दे रहा है। ये जो अनुक्रम है, ये अनुक्रम बेटा क्या है बेटा, ये अनुक्रम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का है। ये जो अनुक्रम आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ये क्या है बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अनुक्रम है, ठीक है। दूसरी चीज अपन ने कहा था कि उस प्लाज्मिड वाहक के अंदर या उस वाहक के अंदर कुछ क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, ताकि उस जगह से अपन उसको प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से काटकर वहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सके। तो यहां पर जो क्लोनिंग साइट है बेटा, यहां पर जो क्लोनिंग साइट है, टोटल 8 क्लोनिंग साइट यहां पर ली हुई है। टोटल 8 क्लोनिंग साइट कौन कौन सी है बेटा, टोटल साइट्स फॉर ईआर एंडोप्लाज्मिक एंड रेस्ट्रिक्शन, ईआर नहीं होगा बेटा, आर ई होगा यहां पर, आर ई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो टोटल यहां पर कितनी है, या इसी को अपन लोग कह सकते हैं बेटा क्लोनिंग साइट, इसकी को क्या कह सकते हैं बेटा, क्लोनिंग साइट। तो यहां पर टोटल क्लोनिंग साइट कितनी है बेटा, 8 है। कौन कौन सी है बेटा, ध्यान से देखना। ये है बेटा PST1, PST1। यहां पर कहने का मतलब क्या है, अगर अपन PST फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को काम में लें तो पीएसटी फर्स्ट यहां पर आकर क्या करेगा, कट लगाएगा। पीएसटी फर्स्ट क्या करेगा बेटा, यहां पर आकर कट लगाएगा। तो ये पहली रेस्ट्रिक्शन साइट। दूसरी रेस्ट्रिक्शन साइट कौन सी है, पीवीयू फर्स्ट, वो भी कहां है, यहीं पे प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर पीवीयू फर्स्ट एंजाइम आएगा तो वो कट कहां लगाएगा बेटा, यहां पर कट लगाएगा। तीसरी जो साइट दिख रही है आपको वह है बेटा इको R1। कौन सी है बेटा, इको R1, इको R1 एंजाइम यहां पे कट करेगा। चौथी जो साइट दिख रही है वह है बेटा क्ले फर्स्ट। कौन सी है बेटा, चौथी जो साइट है वह है आपके, एक मिनट, चौथी जो साइट है रेस्ट्रिक्शन साइट है वह है बेटा क्ले फर्स्ट। पांचवी जो है वह है हिंड थर्ड, ठीक है। छठी जो है वह है बैम H1। सातवीं जो है वह है सायल फर्स्ट, और आठवीं जो साइट है वह PVU सेकेंड। तो टोटल 8 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए इस PBR 322 के अंदर आपके रेस्ट्रिक्शन साइट देखने को मिलेगी। टोटल कितनी है साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी है बेटा, या अपन कह सकते हैं क्लोनिंग साइट कितनी है, 8 है। दूसरा, इसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर कितने हैं बेटा, इसके अंदर टोटल 2 सेलेक्टेबल मार्कर है। कितने हैं बेटा, 2 सेलेक्टेबल मार्कर। अगर सेलेक्टेबल मार्कर की बात करें, पहला ये रहा AMPR। यह AMPR क्या है बेटा, यह AMPR एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट पैदा करेगा। मतलब ये अपन ने वेक्टर जो प्लाज्मिड को निकाला, अपन ने क्या किया, साइंटिस्ट इन लोगों ने क्या किया, बॉलीवर और रोड्रिग्यूज ने क्या किया, इन्होंने ई कोलाई जीवाणु से प्लाज्मिड को निकाला और उस प्लाज्मिड के अंदर कुछ रूपांतरण किया, ठीक है। तो उसके अंदर अपन सब जानते हैं कि जो सामान्य ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वह सामान्य ई कोलाई बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं होता है, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं होता है। लेकिन इन बॉलीवर और रोड्रिग्यूज ने क्या किया, उस वाक के अंदर, उस प्लाज्मिड वाक के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डाला, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डाला, बाद में बात करेंगे आगे। तो इसके अंदर टोटल सेलेक्टेबल मार्कर कितने हैं, 2 है। एक तो सेलेक्टेबल मार्कर ये रहा जो क्या है, AMPR है। एक तो कौन सा है बेटा, AMPR एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। दूसरा कौन सा है बेटा, TTR। दूसरा कौन सा है बेटा, TTR टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। इज दैट क्लियर, ध्यान से देखना क्या क्या है बेटा।
वापस देखना, टोटल रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी है, 8 है। टोटल सेलेक्टेबल मार्कर कितने, 2 है। बेटा आप लोग यहां पर ध्यान से देखो तो एक अनुक्रम आपको यहां पर और दिखाई देता है, ध्यान से देखना बेटा, एक अनुक्रम आपको यहां पर और दिखाई देता है और वह अनुक्रम है बेटा रॉप, ROP, रॉप। बेटा रॉप क्या है, रॉप उस प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, रॉप उस प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो प्लाज्मिड डीएनए के रेप्लिकेशन में काम में आता है। प्लाज्मिड डीएनए का अगर रेप्लिकेशन होगा तो उसके लिए कौन सा सीक्वेंस जरूरी है, रॉप जरूरी है। वापस देखना बेटा, ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स, हिंड थर्ड, इको R1, बैम H1, सेल 1, PVU सेकंड, PST फर्स्ट, क्ले फर्स्ट, ओराई एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन AMPR एंड TTR। यहीं पे लिख रखा है इन्होंने, ध्यान से देखना, रॉप कोड्स फॉर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना, रॉप कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। रॉप उस प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो प्लाज्मिड डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए क्या है, जरूरी है। बेटा यहां पर कई तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर देखो बेटा, अगर मैं एक बात करूं कि मैं रोप अनुक्रम को हटा दूं, या अगर क्वेश्चन आता है यदि किसी कारणवश रोप का अनुक्रम जो है वह खराब हो जाए, डिलीट हो जाए, डिग्रेड हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लाज्मिड का डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, क्योंकि रोप क्या करता है, उस प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो प्लाज्मिड डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए क्या है, जरूरी है। तो बेटा शॉर्ट के अंदर अपन बात करें तो PBR 322 की बात करें तो PBR 322 के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है बेटा, PBR 322 के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है। पहली बात मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, यह एक मॉडिफाइड, क्या है बेटा, मॉडिफाइड प्लाज्मिड वेक्टर है, मॉडिफाइड प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है, जिसको किसके प्लाज्मिड से बनाया गया था, फॉर्म्ड बाय प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई प्लाज्मिड में मॉडिफिकेशन करके इसको बनाया गया है। तीसरी बात, इसके अंदर टोटल क्लोनिंग साइट कितनी है, टोटल क्लोनिंग साइट कितनी है, या टोटल रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी है, टोटल रेस्ट्रिक्शन साइट इसके अंदर कितनी है बेटा, इसके अंदर टोटल रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी है, 8 है। चौथी बात, इसके अंदर टोटल सेलेक्टेबल मार्कर कितने हैं, टोटल सेलेक्टेबल मार्कर कितने हैं बेटा, टोटल सेलेक्टेबल मार्कर है 2। कौन कौन से हैं बेटा, एक का नाम है AMPR और दूसरे का नाम है बेटा TTR। यहां तक आई थिंक क्लियर। अगली मोस्ट इंपोर्टेंट बात देखिएगा बेटा कि AMPR के अंदर किस प्रतिबंधन एंजाइम की साइट प्रेजेंट है। AMPR के अंदर PST फर्स्ट और PVU फर्स्ट की है, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं बेटा कि AMPR के अंदर PST फर्स्ट एंड PVU फर्स्ट की साइट प्रेजेंट है। ध्यान से देखना बेटा, ये देखो बेटा, अगर मैं कह रहा हूं मैंने PST फर्स्ट या PVU फर्स्ट एंजाइम काम में लिया तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वह खराब हो जाएगा। और TTR के अंदर बैम H1 और सेल फर्स्ट की है। TTR के अंदर किसकी साइट प्रेजेंट है बेटा, TTR के अंदर प्रेजेंट है बैम H1 एंड सेल फर्स्ट की साइट प्रेजेंट है। इस चीज का बहुत ही इंपोर्टेंट महत्व है, ध्यान से देखना। यह चीज क्या है बेटा कि अगर मैंने बैम H1 एंजाइम काम में लिया, अगर मैंने बैम H1 एंजाइम काम में लिया, यहां पे देखिएगा बेटा, अगर मैं बैम H1 एंजाइम काम में लेता हूं तो बैम H1 एंजाइम कहां पे जाके काटेगा, वो यहां पर जाके कट करेगा। अगर वो यहां पर जाकर कट करेगा, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वह खराब हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा। अगर मैं सेल फर्स्ट एंजाइम काम में लेता हूं तो कौन सा जीन खराब हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खराब हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब अपन एक केस स्टडी करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। अब अपन एक केस स्टडी करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। पहले ये चीजें अपन कुछ देख लेते हैं, उसके बाद अपन एक केस स्टडी करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल। रूपांतरण क्या है कि रूपांतरण वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई बाहरी डीएनए किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है।
ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण क्या है, रूपांतरण वह प्रक्रिया है, रूपांतरण क्या है बेटा, कि रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा कोई बाहरी डीएनए परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, उसको क्या बोलते हैं, रूपांतरण बोलते हैं। फिर अपन ने बात की थी कुछ बातें पहले, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं बेटे, एंटीबायोटिक्स वे रसायन है जो जीवाणु कोशिकाओं को मारने के लिए काम में आते हैं। अपन ने कई तरह के एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल भी पढ़ा था, एक पढ़ा था बेटा अपन ने एम्पिसिलिन पढ़ा, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन पढ़ा, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन है, कैनामाइसिन है, रिफॉर्मसिन है, रिफॉर्मसिन है, ये सब बेटा जो होते हैं ये सब एंटीबायोटिक्स होते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जैसे TTR, जैसे AMPR, मतलब AMPR का मतलब क्या है, एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट पैदा करेगा। TTR का मतलब क्या है, टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेसिस्टेंट पैदा करेगा। TTR वर्सेस TTS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इसको मैं एक स्लाइड से बताता हूं बेटा। देखो मैं कह रहा हूं ये कुछ बैक्टीरियल कॉलोनी है, ये कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज है। अब इस बैक्टीरियल कॉलोनीज के ऊपर मैंने एम्पिसिलिन डाला, क्या डाला बेटा, एम्पिसिलिन डाला। कुछ बैक्टीरिया जिंदा बच गए, सम बैक्टीरिया लाइव, सम बैक्टीरिया लाइव और सम बैक्टीरिया डाइड, सम बैक्टीरिया जो होते हैं वह मर गए। तो बेटा जिंदा जो बचे उनको मैं कह सकता हूं वो कैसे हैं बेटा, AMP के लिए R है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। और जो मर गए वो उसके लिए मैं क्या है वर्ड कहां में ले सकता हूं, AMPS, एम्पिसिलिन के लिए क्या है वह सेंसिटिव है। AMP क्या है बेटा, वह S है, AMPS वो एम्पिसिलिन के लिए क्या है बेटा, सेंसिटिव। क्या कह रहा हूं, कुछ बैक्टीरियल कॉलोनी है उसके ऊपर मैंने एम्पिसिलिन डाला और कुछ बैक्टीरिया मर गए, तो वो क्यों मरे, कुछ बैक्टीरिया जिंदा रहे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। तो उन बैक्टीरिया को मैं के लिए वर्ड क्या मैं लूंगा, AMPR। और जो बैक्टीरिया मर गए उनके लिए मैं क्या वर्ड क्या मैं लूंगा, AMPS। ये कि ये बात बेटा टेट्रासाइक्लिन के लिए है। जैसे बेटा अगर मैंने कह रहा हूं मैंने कोई बैक्टीरियल कॉलोनी ली, मैंने क्या ली, बैक्टीरियल कॉलोनीज ली और उसके ऊपर मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला, क्या डाला बेटा, टेट्रासाइक्लिन डाला। सम बैक्टीरिया डाई, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जिंदा बचे और सम बैक्टीरिया डेड, बैक्टीरिया डेड। तो जो जिंदा बचे उसके लिए मैं वर्ड क्या मैं लूंगा, TTR। जो मर गए उसके लिए मैं वर्ड क्या मैं लूंगा, TTS। ठीक है, ये चीज बेटा समझ में आनी चाहिए। जो जिंदा बचे क्यों, क्योंकि उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। मर गए क्यों, क्योंकि उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन जीन नहीं था। तो ध्यान से देखना बेटा, ये चीज क्लियर होगी। TTR क्या होता है, TTS क्या होता है। TTR का मतलब क्या है, टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या है, रेसिस्टेंट है। TTS का मतलब क्या है, टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या है, रेसिस्टेंट नहीं है, वो सेंसिटिव है। AMPR का मतलब क्या है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट, और AMPS का मतलब क्या है, एम्पिसिलिन सेंसिटिव। बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, दो अलग अलग जीवों, दो अलग अलग प्रकार के डीएनए को, दो अलग अलग प्रकार के डीएनए को जोड़कर बनाया जाने वाला जो डीएनए होता है उसको अपन लोग पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। एक यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। इस डायग्राम को देखिएगा बेटा, ये PBR 322 का डायग्राम है। मैं एक बात कहता हूं, अगर इस PBR 322 के अंदर मैं BAMH1 एंजाइम काम में ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ये रहा BAMH1। इफ आई यूज BAMH1 एंजाइम, अगर मैं BAMH1 एंजाइम काम में ले रहा हूं तो वह BAMH1 कहां जाकर काटेगा, वह काटेगा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के अंदर जाके काटेगा।
तो मुझे बताइए, अगर बैम H1 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर काटेगा तो क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव हो जाएगा? कि सर इनएक्टिव रह जाएगा। कैसी बात करते हो, अगर जीन को काट रहे हो तो जीन इनएक्टिव ही होगा ना। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। व्हेन अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड विद इन अ जीन ऑफ बैक्टीरिया, दैट जीन इज इनएक्टिवेटेड, इट इज कॉल्ड इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन का अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से देखना। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा निवेशी निष्क्रियता। निवेशी निष्क्रियता। बेटा मैं हमेशा एक वर्ड कहता हूं, बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड्स। बायोलॉजी शब्दों का खेल है। अगर आपको शब्दों का अच्छा नॉलेज है तो बायोलॉजी ज्यादा कोई आपको हेडेक नहीं करेगी। निवेशी निष्क्रियता, किसी चीज के निवेश करने से अगर कोई चीज निष्क्रिय हो जाए, किसी चीज के निवेश करने से अगर कोई चीज निष्क्रिय हो जाए। मैं एक बिल्कुल सिंपल सा एक PBR 322 का डायग्राम बना रहा हूं, जिसमें ज्यादा जो अभी मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, जो मेरे काम की चीज है वही बनाऊंगा। बेटा यहां पर अपन सब जानते हैं कि जीन होता है बेटा TTR, और इसके अंदर दो साइट होती है। एक तो होती है बेटा ऊपर की तरफ बैम H1 की, और यहां पर होती है सेल फर्स्ट की। ठीक है, अगर मैं यहां पर बैम H1 काम में लेता हूं तो मुझे बताओ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खराब हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? निवेशी निष्क्रियता। यदि किसी बाहरी जीन के निवेशन से, क्या है बेटा ध्यान से सुनना, कि यदि किसी बाहरी जीन के निवेशन से या यदि किसी प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया के कारण वाहक में उपस्थित कोई जीन निष्क्रिय हो जाता है तो उसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। क्लियर है बेटा? क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने यहां पर बैम H1 काम में लिया तो बैम H1 यहां पर जाके काटेगा। बैम H1 अगर यहां पे जाके काटेगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं काम में लेता हूं PST1 तो वो कहां जाके काटेगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे जाके काटेगा, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वह इनएक्टिव हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बेटा इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। अब देखो बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। निवेशी निष्क्रियता हो गया। उसके बाद अपन एक केस स्टडी ले रहे हैं। बेटा एक बहुत ही शानदार मैंने केस लिया है। मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है, PBR 322 लिया है और बैम HN1 लिया है। तो क्या होता है देखो बेटा, NCERT ने बहुत शानदार एक बना रखा है, किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखना बेटा ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ना। बेटा मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर बैम H1 एंजाइम काम में ले रहा हूं तो बैम H1 एंजाइम जो है वह बैम H1 एंजाइम यहां पर आकर कट करेगा। सही बात है, क्योंकि बैम H1 की साइट यहां पर होती है। अगर बैम H1 यहां पर आकर कट करेगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वह खराब हो जाएगा। तो किस तरीके से अपन लोग इस में से रिकॉम्बिनेंट कोशिका को निकालेंगे। कल अपन ने डिस्कस किया था बेटा कि किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर 3 तरीके की सेल्स बनती है। 3 तरीके की सेल्स बनती है। एक तो वह सेल होती है जिसके अंदर कोई आउटर डीएनए नहीं होता है, ये केवल न्यूक्लियोइड है। ये केवल क्या है बेटा? न्यूक्लियोइड है। एक वह होती है जिसके अंदर
न्यूक्लियोइड तो है ही, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड के साथ में वेक्टर जो होता है वह प्रेजेंट होता है, केवल ओनली वेक्टर। ये क्या है बेटा, ओनली वेक्टर है। ओनली क्या है, वेक्टर है। इसको क्या कहा था अपन ने, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल। और ये क्या थी बेटा, ये थी आपके नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल थी, ये थी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। और तीसरी जो कोशिका बनती है, इस तीसरी कोशिका के अंदर ये तो रहा न्यूक्लियोइड, और ये है अपने वेक्टर भी है, और वेक्टर के अंदर मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाल देता हूं। ये रहा अपना वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, दोनों ही है। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे बेटा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अब अपना उद्देश्य क्या है, अपना उद्देश्य इन दोनों कोशिकाओं को मारना है, और इन दोनों कोशिकाओं के मारने के बाद इस कोशिका को आगे सब कल्चरिंग करवानी है। इसीलिए मैंने ये एक एग्जांपल्स लेने की बात की। अब देखो बेटा, शुरुआत में अपने पास तीनों तरीके की सेल होगी, ध्यान से देखना। अगर तीनों सेल है, ये रही तीनों सेल, मैं कह रहा हूं ये तीनों सेल है, मुझे बताओ ये सेल क्या होगी, ये सेल AMPS होगी, और TT क्या होगी, S होगी। सही बात है, गलत है? क्यों होगी AMPS, इसके अंदर वेक्टर ही नहीं है। और AMPR जीन कहां पड़ा है, अगर एम्पिसिलिन डालूंगा तो ये सेल मर जाएगी, टेट्रासाइक्लिन डालूंगा तो ये सेल मर जाएगी। ये सेल कैसी होगी बेटा, ये सेल होगी AMPR, जबकि TT के लिए भी क्या होगी, R होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर पूरा का पूरा है, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां एंटर किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट BAMH1 कहां में ले रहे हैं, BAMH1 कहां पे जाके काटता है, BAMH1 काटता है आपके TTR के अंदर। इसका मतलब यहां पे TTR खराब हो जाएगा, तो ये सेल कौन सी होगी, ये होगी बेटा AMPR और TTS। ये चीज क्लियर रखनी है। कहने का मतलब इस केस के अंदर अपने पास सबसे पहले किस तरीके से अपन रिकॉम्बिनेंट सेल को आइडेंटिफाई करेंगे, तो अपने पास तीन तरीके की सेल्स है, ध्यान से देखना। तीन तरीके की कौन कौन सी सेल हुई, एक सेल हुई बेटा एक सेल तो है, तीन तरीके की सेल कौन सी है, तीन तरीके की सेल है अपने पास। एक है बेटा AMPS TTS, ठीक है। दूसरी कौन सी है, दूसरी है बेटा AMPR TTR। तीसरी कौन सी है, AMPR और TTS। सही बात है, गलत है? पहली सेल कौन सी है, पहली सेल अपने पास होगी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, दूसरी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल, तीसरी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये दिखे, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, अच्छी तरीके से ध्यान से समझना। अपन इसमें से बहुत ही अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। पहली सेल तो कौन सी है बेटा, AMPS, एस सही लिखता हूं, AMPS और TTS। दूसरी कौन सी हो जाएगी, AMPR TTR, और तीसरी हो जाएगी बेटा AMPR और TTS क्यों हुई, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन के कारण। अब देखो बेटा, अपने काम की सेल है ये वाली अपने काम की है, ये है अपनी इंटरेस्टेड सेल ऑफ इंटरेस्ट। इसको किस तरीके से अपन आइसोलेट करेंगे, किस तरीके से आगे काम में लेंगे बेटा। इन तीनों सेल्स पर ये सभी काम एक पेटी प्लेट्स के अंदर हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इन सभी के ऊपर क्या डाल दूंगा बेटा, एम्पिसिलिन डाल दूंगा। क्या डाल दिया मैंने, एम्पिसिलिन। मैंने इन सब के ऊपर डाल दिया एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन से क्या होगा, ये वाली सेल मर जाएगी। क्या हुआ, एम्पिसिलिन डालने से नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल डाई।
मर गई। बची कौन सी अपने पास? बची एक तो ये AMPR, TTR और AMPR TTS, ठीक है, TTS ये अपने पास बच गई, ठीक है। अब इन सेल में किस तरीके से मैं ये जो सेल बची आगे इस सेल का क्या करें कि एक मेरे ख्याल से एक नए अच्छी तरीके से डायग्राम के ऊपर ले लेते हैं, नए पेज के ऊपर ले लेते हैं। ध्यान से देखना, अपने पास 2 मिनट लगेंगे। अपने पास ये सेल है AMPS TTSC, ये पहली तरह की सेल। दूसरी तरीके की सेल कौन सी है बेटा? AMPR TTR और तीसरी तरीके की सेल है AMPR TTS। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनके ऊपर मैं डाल दूंगा एम्पीसिलिन। सबसे पहले मैंने क्या डाल दिया? एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन से क्या होगा? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल डाई, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल डाई, वो मर जाएगी। बचेगी कौन सी? ये वाली बचेगी दोनों, AMPR TTR और कौन सी बचेगी? AMPR TTS, ठीक है। अब किस तरीके से अपन रिकॉम्बिनेंट सेल को आइसोलेट करेंगे? तो इसके लिए एक बेटा टेक्निक काम में ली जाती है जिसको बोलते हैं बेटा रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं बेटा? नाटक करने दो इसको पहले। क्या बोलते हैं बेटा? रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक, रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक। क्यों बेटा? देखो, अगर अपन यहां पर टेट्रासाइक्लिन काम में लें तो ये सेल तो मर जाएगी। एम्पीसिलिन काम में लें कुछ होगा ही नहीं, एम्पीसिलिन के लिए दोनों ही रेजिस्टेंस है। तो इस केस के अंदर अपन क्या करते हैं बेटा? जैसे बेटा मैं कह रहा हूं ये जो आपको दिखेगी ये प्लेट कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी। रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक कैसे करते हैं? जिसके ऊपर इस प्लेट के अंदर 2 तरीके के बैक्टीरिया होंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे, अपन को पता नहीं कौन से बैक्टीरिया है क्या है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे होंगे। अलग अलग दो टाइप के बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, 2 तरीके के बैक्टीरिया होंगे। अब अपन को पता नहीं कि कौन से बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है और कौन से बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट है, अपन को पता नहीं है। अपन सबसे पहले क्या करेंगे? इस प्लेट का रेप्लिका बनाएंगे। इस प्लेट का क्या बनाएंगे? मेक रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब इस प्लेट, ये जैसे कल्चर प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर खाली प्लेट लेंगे और वो ऐसे प्रेस करके थोड़ा सा दबा के रख देंगे। तो ओरिजिनल प्लेट तो ये रही, ओरिजिनल प्लेट ये रही। ओरिजिनल प्लेट के अंदर अपने 2 तरीके के बैक्टीरिया है। ओरिजिनल प्लेट के अंदर 2 तरीके के बैक्टीरिया पड़े हैं। ये ओरिजिनल प्लेट, इसको मैं कह दिया ये क्या है बेटा? ओरिजिनल प्लेट है। और इसका डुप्लीकेट अपने पास यहां पे पड़ा है, जो अपन ने प्लेट बनाई इसी तरीके का यहां पर डुप्लीकेट पड़ा है, जिसमें से धीरे धीरे ये इसका क्या है? रेप्लिका है। ये क्या है बेटा? रेप्लिका। अब इस रेप्लिका को अपन ने साइड में रख दिया। इस रेप्लिका को अपन ने क्या कर दिया? साइड में रख दिया। अब अपन क्या करेंगे? इस प्लेट के ऊपर डालेंगे टेट्रासाइक्लिन। क्या डालेंगे बेटा? टेट्रासाइक्लिन। अब जैसे मैं इस प्लेट के ऊपर टेट्रासाइक्लिन डालूंगा, जो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव सेल है, कौन सी सेल? रिकॉम्बिनेंट सेल, वो मर जाएगी। टेट्रासाइक्लिन मतलब यहां पर क्या हो गया? यहां पर हुआ जो, नाटक मत कर भाई, जो रिकॉम्बिनेंट सेल है, रिकॉम्बिनेंट सेल है वह मर जाएगी। वो तो अपने काम की थी, वो तो अपने काम की थी। अब देखो बेटा क्या मजे की बात देखो, जब मैं इसके ऊपर डालता हूं तो सपोज इसमें से इन दोनों कलर में से कोई एक वाली सेल्स मरेगी। मैं कह रहा हूं सपोज ये मर गई, सपोज इरेजर काम में लेने की कोशिश करते हैं अपन, ये मर गई, हो सकता है ये मर गई। इसमें से अगर मैं कह रहा हूं एक तरीके की सेल मर गई, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं इसमें एक तरीके की सेल मर गई,
केवल ये वाली बची। तो मुझे बताओ कौन सी अपने काम की थी? दूसरे कलर वाली अपने काम की थी। वो कहां से? उसका प्रिंट अपने पास ये पड़ा है, उसका प्रिंट एज इट इज अपने पास पड़ा है। मतलब ध्यान से देखना क्या हुआ, तीन तरीके की सेल थी। ये कौन सी सेल है? ये है बेटा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। ये कौन सी है बेटा? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। ये दोनों ट्रांसफॉर्म्ड है, जिसमें से ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये क्या है बेटा? नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और ये कौन सी है बेटा? रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, किस तरीके से अपन लोग इस सेल का आइसोलेशन करेंगे और सब कल्चरिंग करेंगे उसको मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने डाल दिया एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन डालेंगे तो ये सेल मर गई, मैंने लिख भी लिया नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल डाई। कौन सी बची? ये दोनों बची, AMPR TTR, AMPR TTS। अब इसमें से मुझे ये सेल जो है वह जीन ऑफ इंटरेस्ट वाली है, इसको मैं कैसे आइसोलेट करूंगा? तो मैंने ये सपोज मैं कह रहा हूं ये वाली सेल ये है, जिसमें मैंने दो तरीके की सेल्स बना दी। कुछ सेल्स तो है AMPR TTR वाली, कुछ सेल जो है AMPR TTS। मतलब इसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल भी है और रिकॉम्बिनेंट सेल भी है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये प्लेट ये थी, ये वाली प्लेट, ये जो आपको दिख रही है ये वाली ये प्लेट है, दूसरी खाली प्लेट ली, उस खाली प्लेट को इसके ऊपर रख दिया। इस खाली प्लेट को रखने के बाद अच्छे तरीके से थोड़ा प्रेस करके एज इट इज जैसे ये पड़ी है वैसे इन दोनों को यहां पर रख दिया। ठीक है, इन दोनों को आप लोग देख रहे हैं ना, इन दोनों को मैंने यहां पर रख दिया। तो ये ओरिजिनल प्लेट हो गई, ये हो गई इसकी रेप्लिका। अब इस ओरिजिनल प्लेट के ऊपर मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला। क्या डाला बेटा? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन डालने से क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन डालने से जो AMPR TTS या जो रिकॉम्बिनेंट सेल है वह मर जाएगी। वह सेल मर गई तो उसका प्रिंट अपने पास पड़ा है। अगर इसमें से टेट्रासाइक्लिन, इन दोनों को देखो, इस दोनों में यहां पे दो कलर की सेल्स है, यहां पर एक ही तरह की सेल्स है। टेट्रासाइक्लिन डालने से अगर एक कलर खराब हो गया तो वही तो अपनी रिकॉम्बिनेंट सेल है। तो इस तरीके से अपन यहां पर रिकॉम्बिनेंट सेल को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? दो एंटीबायोटिक्स काम में आ रही है। एक आ रही है एम्पिसिलिन और दूसरी आ रही है टेट्रासाइक्लिन। बेटा जो एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन इस केस के अंदर किसको एलिमिनेट करने में काम में आ रही है? एलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। और टेट्रासाइक्लिन भी किसी को एलिमिनेट करती है? रिकॉम्बिनेंट सेल, ताकि नॉन रिकॉम्बिनेंट आइडेंटिफाई हो जाए और फिर रिकॉम्बिनेंट सेल को अपन आइडेंटिफाई कर लें उसके रेप्लिका से, जो अपन ने रेप्लिका बना के रखी है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। बट दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन मेथड, लेकिन इस टाइप के सिलेक्शन मेथड के अंदर बहुत ही कठिनाइयां आती है। क्यों? क्योंकि यहां पर अपन को दो प्लेट्स की जरूरत पड़ती है। कितनी प्लेट्स की जरूरत पड़ती है बेटा? दो प्लेट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर को डेवलप किया गया जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के ऊपर बेस्ड है, उसको अपन लोग देखते हैं। इन दिस रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड। ये क्या है बेटा? एक ध्यान से देखना बेटा, इस पहले अपन इसको देखने की कोशिश करते हैं। एक जीन है जिसका नाम है बीटा गैल। जिसका नाम क्या है बेटा? बीटा गैल। एक जीन है जिसका नाम है बीटा गैल। जी छोटा लिखते हैं, बीटा गैल जीन है। वापस लिख लेते हैं। एक जीन है जिसका नाम है बीटा गैल, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या करता है बेटा? एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या करेगा? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है बेटा? ब्लू कलर देता है। तो इस टेक्निक को अपन लोग काम में लेंगे। क्या है? एक जीन है जिसका नाम है बीटा गैल। बीटा गैल एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस के अंदर ब्लू कलर की कॉलोनी बनाता है। किस तरीके से देखना बेटा? बेटा ये क्या किया अपन ने? एक प्लाज्मिड वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ फॉरेन DNA डाल दिया। तो मुझे बताओ, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमेशा उसी जगह पर इंसर्ट करेगा जहां पर बीटा गैल जीन है। एक चीज ध्यान रखना। तो बीटा गैल जीन अगर के साइट के ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया तो बीटा गैल जीन जो है वह
एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव हो जाएगा? वापस देखना क्या कह रहा हूं कि अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वह वेक्टर के अंदर बीटा गैल जीन वाली जो साइट है वहां पर जाकर इंसर्ट होता है। ऐसे समझने की कोशिश करना कि सपोज मैं कह रहा हूं ये वेक्टर है, ये है वेक्टर, और ये रहा बीटा गैल जीन। ये कौन सा है बेटा जीन? बीटा गैल। तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वह हमेशा इंसर्जनल इनएक्टिवेशन करेगा, मतलब वो बीटा गैल के अंदर जाकर एंटर होगा। अगर वो बीटा गैल के अंदर घुस गया तो बीटा गैल जो है, बीटा गैल क्या हो जाएगा बेटा? इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखना बेटा, ये अपन ने प्लाज्मिड वेक्टर फॉरेन डीएनए ले लिया, इसको इंसर्ट किया विथ लेग जेड जीन या बीटा गैल जीन, और इसको अपन ने ई कोलाई सेल के अंदर डाला। अब इस कॉलोनी को अगर अपन यहां पर डालते हैं तो इसको इस तरीके से देख लो, इस डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं। अगर इस तरीके से देखें, मैंने क्या किया, पीबी वेक्टर लिया, प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर लिया। क्या लिया बेटा? प्लाज्मिड वेक्टर लिया प्लस जीन फॉर बीटा गैल, बीटा गैल, लेग जेड भी बोलते हैं उसको, आगे लेग ऑपरेंट को अंदर पढ़ेंगे, लेग जेड। ठीक है, अब इसके साथ मैंने रख दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट रख दिया। तो मुझे बताओ, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन होगा, दो तरीके की सेल्स बनेगी। एक तो बनेगी बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और एक बनेगी आपके रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट सेल वह होगी जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होगा। और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होगी? जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वह एब्सेंट होगा। ठीक है, अब इसके साथ में मैं क्या करता हूं, प्लस कर देता हूं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल देता हूं। तो जब मैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालूंगा तो ये जो है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसी पैदा करेगा? ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएगा, जबकि जो रिकॉम्बिनेंट है वह क्या बनाएगा बेटा? व्हाइट कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। तो इस कलर के बेसिस के ऊपर अपन लोग आसानी से सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट सेल को। ये आपको दिख रही है बेटा, कुछ सेल्स जो है वह है ब्लू कलर की, यहाँ पे आप अगर लोग ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो ये आपको जो कॉलोनीज दिख रही है, ये ब्लू कलर की कॉलोनीज दिख रही है। ये ब्लू कलर की जो कॉलोनीज है, ये ब्लू कलर की कॉलोनी आपके कौन सी है? ये है बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट। कैसी है बेटा? नॉन रिकॉम्बिनेंट, अपुनर्योगज, अपुनर्योगज। ठीक है, जबकि ये जो व्हाइट कलर की आपको दिख रही है, व्हाइट कलर की आपको दिख रही है, जैसे ये रही, ये रही, ये रही व्हाइट कलर की, ये वाली व्हाइट कलर की। ठीक है, ये रही, ठीक है, ये रही, ये व्हाइट कलर की जो है वह है बेटा रिकॉम्बिनेंट सेल। कौन सी है बेटा? रिकॉम्बिनेंट सेल, जिसको बोलते हैं बेटा पुनर्योगज कोशिका। तो इस तरीके से अपन लोग इस सेल्स को यहां से निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। यहां से निकालने के बाद उसका सब कल्चर करेंगे, और सब कल्चर करेंगे तो अपन को आगे की तरफ बहुत सारी रिकॉम्बिनेंट सेल की कॉलोनीज मिलेगी, जहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, और अपन को जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से ऑब्टेन होगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में बेटा इतना ही। आगे की तरफ अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो किस तरीके से अपन आगे कुछ अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।